सावधान, तीसरी बार बीजेपी को वोट करने से पहले एक बार सोचना होगा, क्योंकि जनता के बहुत सारे मुद्दों पर पिछले 10 सालों में कोई ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि कुछ की हालात तो बद से बदतर हो गए हैं। हम सबको डेमोक्रेसी चाहिए और वही खतरे में है। जैसा कि वीडियो के थंबनेल पर लिखा है दैट डोंट वोट फॉर मोदी, आई विल गिव यू रीजंस टू नॉट वोट फॉर भारतीय जनता पार्टी। मुझे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि मुझे सबसे नफरत है। आज के टाइम पर अल्टीमेटली हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ पावर चाहिए, पर इन सब चीजों के बावजूद वी हैव टू वोट। Parties are selfish, इसीलिए we as voters needs to be selfish before choosing the right party candidate for our constituency. Democracy dictatorship बन सकती है, खुलकर बोलने का अधिकार हम सबसे छिन सकता है। जाति और धर्म के नाम पर दंगे हो सकते हैं, बेरोजगारी और बढ़ सकती है, भ्रष्टाचार के मामले और बढ़ सकते हैं, महिलाओं का इस मेल डोमिनेटेड यानी कि इस पुरुष प्रधान समाज में रहना मुश्किल हो सकता है। जरा एक बार सोच कर देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना आम जनता के बस की बात नहीं रह गई है। चलो मान लिया कि आम जनता इलाज करा भी ले तो वही लोग मेडिकल स्टोर से हजारों की दवाइयां नहीं खरीद सकते। साथ ही सरकारी स्कूलों में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते और महंगाई के चलते प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा नहीं सकते। इतने सारे मुद्दे, जिम्मेदारी सरकार की। सरकार चुनेगा कौन? हम लोग, इसीलिए सोच समझकर फैसला लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के हर एक नागरिक के मुद्दों की बात करेंगे, वो मुद्दे जिनके हालात पिछले 10 सालों में बहुत खराब हैं। सबसे पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा करप्शन, तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा क्राइम अगेंस्ट विमेन, पांचवा एजुकेशन, छठा हेल्थ केयर और सातवां नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया की 50 से 65% यंग पॉपुलेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। 2014 में सरकार में आने से पहले बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, जो कि वो पूरा नहीं कर पाई है। 2017-18 के बीच इंडिया में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास रोजगार था, जिनमें से 52% लोग ग्रामीण भारत में स्मॉल वेंडर्स और इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर्स थे, यानी कि वो सो कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आते थे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है स्वरोजगार, यानी कि खुद का रोजगार, जैसे अपनी खुद की एक दुकान खोल लेना, फिर चाहे वो पकौड़ों की हो या फिर करोड़ों की ज्वेलरी की। आज के टाइम पर इतने सारे लोगों के पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने का मतलब है कि उनके पास लो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है। प्रेजेंट में भारत में जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, उनमें से 58% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में हैं, विच आर बेसिकली वेरी स्मॉल स्केल शॉपकीपर्स। साथ ही इन 58% लोगों में से 1/3 लोग अनपेड फैमिली लेबर की तरह काम करते हैं, मतलब बिना पैसों के। और ताज्जुब की बात यह है कि इंडिया में ऐसे लोगों को एम्प्लॉयड माना जाता है। इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा के हिसाब से 2017-18 में 4 करोड़ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में अनपेड वर्कर्स थे और 2022-23 में यह नंबर 9.5 करोड़ हो गया। साथ ही इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड अनपेड वर्कर्स को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयड नहीं माना जाता। इस हिसाब से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और क्वालिटी ऑफ जॉब्स घट रही है। साथ ही 2004 से 2012 तक हर साल 75 लाख जॉब्स क्रिएट की गई और दूसरी तरफ 2013 से 2019 तक ये नंबर घटकर केवल 25 लाख रह गया। इंडिया का नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए टोटल वर्कफोर्स में से हमारे वर्कर्स या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर रेगुलर वेज वर्कर्स हैं। रिसर्च में पता चला कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज सेक्टर में जॉब्स बढ़ी हैं, ना ही आईटी में, ना ही एयरलाइंस में, ना बैंकिंग में और ना ही इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में। लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से वर्कर्स की एवरेज रेगुलर मंथली वेजेस भी 20% कम हो गई हैं। भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट टोटल अनएम्प्लॉयमेंट से भी 3-4 गुना ज्यादा है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ काम न मिलने पर लोग काम ढूंढना भी बंद कर देते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से पिछले 4 सालों में 25 साल से 29 साल के नौजवानों के बीच बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि गांव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा परिवार मनरेगा से जुड़ रहे हैं।
इनफैक्ट 20 से 24 साल के यंगस्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45.5% के पीक पर है। लगभग हर दूसरा युवा बेरोजगार है। हालात इतने खराब हैं कि हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही। हर छठा ग्रेजुएट बेरोजगार है। इसके बाद जनवरी 2022 में नोएडा के लेबर चौक में एक मजदूर ने द वायर से बताया था कि उसके पास कॉलेज डिग्री है और उसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही। बता दूं कि मोदी सरकार से पहले बेरोजगारों की संख्या 10 से 11 करोड़ थी और अब 2023 में ये संख्या 30 करोड़ से ज्यादा है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो हर साल 1.25 से 1.5 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी। आज तक कोई भी सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं दे पाई है और जहां तक हिस्ट्री से पता चलता है, बेरोजगारी के बढ़ने से या कम होने से इलेक्शन रिजल्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान NSSO डेटा ने 45 ईयर्स में सबसे खराब अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाया, मगर फिर भी 2019 में दोबारा मोदी सरकार जीत गई। इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए जॉब का मतलब गवर्नमेंट जॉब से होता है। 2018 में सिर्फ 90,000 रेलवे की वैकेंसीज के लिए 2 करोड़ 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2021 के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स के हिसाब से 2011 से 2022 के बीच करप्शन बढ़ा है। इंडेक्स 180 देशों को करप्शन के तराजू में तोलता है। जिस देश की जितनी कम रैंक वो उतना ही ज्यादा करप्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, 2011 में इंडिया की रैंक 95 थी और 2022 में 85th हो गई, यानी कि करप्शन बढ़ा है। अभी भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने में काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ हर लेवल पर करप्शन है। 2005 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा की गई एक रिसर्च के हिसाब से 62% से ज्यादा इंडियंस ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत जरूर दी है। मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए स्ट्रिक्ट सोल्यूशन लाने और स्पेशल कोर्स बनाने का वादा किया था, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं किया गया। आपको बता दूं कि आजकल राजनीति में चुनाव जीतने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है, मतलब विधायकों और सांसदों को खरीदा जाता है, जो कि एक नए तरीके का भ्रष्टाचार है। इसके बाद ट्रेस नाम का एक इंटरनेशनल बिजनेस एसोसिएशन एक इंडेक्स जारी करता है जो 194 कंट्रीज में बिजनेस करते समय फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा समझे जाने वाले ब्राइबरी रिस्क को मेजर करता है। जितना ज्यादा स्कोर उतना कम करप्शन। इस इंडेक्स के हिसाब से 2020 में भारत की रैंक खराब हुई है, जो कि 2014 में 185 थी और 2020 में 77 हो गई। फिलहाल 2020 से हालात बेहतर हैं, क्योंकि 2023 में ये रैंक 122 है। इंडिया में हर सेक्टर में भ्रष्टाचार है, फिर चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट्स को अलॉट करना हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स अलॉट करना हो, या फिर गवर्नमेंट टीचर्स और IAS IPS कैडर्स में अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग या फिर ट्रांसफर करना हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ वहाँ हमारे सिक्योरिटी गार्ड अंकल का बेटा बीमार है और उसको इनिशियली दिल्ली एम्स में बेड नहीं मिला। क्योंकि वहाँ सिफारिश चलती है। सो इट्स हार्ड फॉर एन मीडियोकर पर्सन टू बी ट्रीटेड देयर। इसके बाद पॉलिटिशियन और पुलिस ने मिलकर एक नई तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट चला रखा है। इसे हफ्ता वसूली सिस्टम कहते हैं और इसकी वजह से सड़क किनारे चाय बेचने वाले छोटे वेंडर से लेकर रिच बिजनेस हाउसेस तक सबको एक मंथली पेमेंट करनी पड़ती है, जिसे पुलिस वाले और राजनेताओं के बीच बांट दिया जाता है। और अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इन पर झूठे आरोप लगाकर इन्हें परेशान किया जाएगा। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर। आपको पता होगा कि मोदी कार्यकाल में हमारे किसान राजधानी दिल्ली के अंदर 2 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। पहला प्रोटेस्ट 1 साल 4 महीने और 2 दिनों तक चला और दूसरा 13 फरवरी 2024 में शुरू होकर फरवरी के एंड में एक युवा किसान की मौत होने पर रोक दिया गया। बता दूं कि दशकों से एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है और पिछले 20 सालों में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 15 to 20% रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से जहां एग्रीकल्चर में 1980-81 में सरकार ने 43.2% इन्वेस्ट किया, वहीं 2016-17 में ये परसेंटेज घटकर 18.8% रह गया। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1.5 गुना तक बढ़ाने का वादा करके सत्ता में आई थी। मगर रिसर्च डेटा से हमें पता चलता है कि मोदी सरकार द्वारा वादा पूरा नहीं किया गया।
मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों की इनकम ग्रोथ बहुत धीमी हो गई है और अक्टूबर से दिसंबर 2018 में फार्म इनकम ग्रोथ 14 सालों में सबसे कम है। साथ ही जो मनरेगा स्कीम विलेजेस में गारंटेड 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देती है वो से 2011 के बाद से बहुत कम फंडिंग दी गई है। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2015-16 में इंडियन फार्मर्स की नेशनल एवरेज एनुअल इनकम 96,703 रुपीस थी। तो 2016 में सरकारी कमेटी ने 2022-23 के लिए किसानों की इनकम डबल करने का टारगेट रखा। फिर कमेटी ने कैलकुलेट किया कि इस टारगेट इनकम को अचीव करने के लिए अगले 7 सालों में फार्म इनकम को एनुअली 10.4% के ग्रोथ रेट से बढ़ाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। साल 2021 के लास्ट सिचुएशनल सर्वे के डेटा के हिसाब से फार्मिंग हाउसहोल्ड्स की एवरेज एनुअल इनकम साल 2015-16 में 96,703 रुपीस से साल 2018-19 में 1,22,616 रुपए थी। न्यूज लॉन्ड्री के अकॉर्डिंग साल 2016-17 से 2019-20 में एक किसान की सालाना इनकम सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ी है, मतलब महीने के सिर्फ 860 रुपए। साथ ही 2018-19 के बजट में मोदी सरकार ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर सरकारी आंकड़ों से पता चला कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना में मोदी सरकार के कार्यकाल में एमएसपी कम रेट से इंक्रीज हुआ है। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या हमारे देश में किसान मोदी सरकार से खुश हैं? मूड ऑफ द नेशन सर्वे के हिसाब से 33.4% लैंड ओनिंग फार्मर्स ने बताया कि मोदी सरकार आने के बाद से उनका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हुआ है। लगभग 30% फार्मर्स ने कहा कि उनके स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 32.5% फार्मर्स ने ये क्लेम किया कि 2014 के बाद से उनके हालात बद से बदतर हो गए हैं। साल 2020-21 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 17,540 करोड़ रुपीस अलॉट किए थे, मगर एक्चुअल में इस अमाउंट का सिर्फ 33% स्पेंड किया गया, यानी कि 5,787 करोड़ रुपए। 2013 के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में 90.2 करोड़ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स हैं। मोदी सरकार अपनी स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा उसकी पब्लिसिटी करती है, पर वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीके पकवान। इसी तरह बीजेपी सरकार ने पीएम किसान स्कीम को भी पब्लिसाइज किया, लेकिन असल में टोटल 90 करोड़ किसानों में से सिर्फ 10% किसानों को इस स्कीम से फायदा हुआ। बीजेपी की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने लगभग 23 करोड़ किसानों को कवर किया। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ने भी मात्र 11 करोड़ किसानों को कवर किया। इसी तरह मोदी सरकार की बाकी स्कीम्स की कवरेज भी बहुत लिमिटेड है। स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर आर रमाकुमार ने प्रॉब्लम एक्सप्लेन की और कहा कि किसानों की इनकम नहीं बढ़ रही। एग्रीकल्चर में प्रॉफिट रेट कांस्टेंट हो गया है, किसानों की लागत बढ़ गई है और उनके ऊपर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक्सीडेंटल डेथ्स और सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट ने बताया कि 2019 में लगभग 5,957 किसानों ने सुसाइड करके अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 2018 में ये नंबर 5,763 था, 2017 में 5,955 और 2016 में 6,270 था। इसके बाद चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। 2014 की इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो सत्ता में आई तो वो वुमेन के साथ होने वाले क्राइम्स को कम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने ये भी बताया कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4.45 लाख से ज्यादा क्राइम्स हुए, मतलब हर 51 मिनट में एक क्राइम। साथ ही 2014 में ही महिलाओं के खिलाफ हर घंटे करीब 37 अपराध होते थे। फिर 2021 में ये नंबर बढ़कर 49 हो गया। आपको बता दूं दैट इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। साल 2016 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग भारत में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के टोटल 3,38,954 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। फिर 5 साल बाद 2021 में औरतों के खिलाफ क्राइम्स का नंबर 26.35% बढ़कर 4,05,861 हो गया, जिसमें से 32,033 केसेस रेप के थे। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के कुछ हीनियस एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। पहला, मणिपुर में भीड़ द्वारा 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का 26 सेकंड का वायरल वीडियो हम सब ने देखा है, जिसके 78 दिनों के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोले थे। इस मुद्दे ने भारत की महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वाकई में बीजेपी सरकार हमारी सुरक्षा कर सकती है या एटलीस्ट हमारे साथ अपराध करने वालों को सजा दिला सकती है या नहीं।
दूसरा, कई विमेन रेसलर्स ने बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन मोदी सरकार ने अपने एमपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश राज्य साल 2017 से 2022 तक क्राइम्स अगेंस्ट विमेन के मामलों में टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस और उन्नाव जैसे भयानक बलात्कार और हत्याओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पीपल्स डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की वजह से क्राइम अगेंस्ट विमेन में बढ़ोतरी हुई है। हिंदुत्व ब्रिगेड से जुड़े पावरफुल लोग हत्या और बलात्कार करके बच रहे हैं। गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा बिल्किस बानो केस के हत्यारों और बलात्कारियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था, विच इज वेरी शॉकिंग। साथ ही इंटरफेथ और इंटरकास्ट शादी करने वाले कपल्स को संघ परिवार गैंग्स द्वारा अटैक किया जाता है। साल 2015 में ऑनर किलिंग के नाम पर 251 क्राइम्स रिकॉर्ड किए गए थे, फिर भी मोदी सरकार ने ऑनर किलिंग के अगेंस्ट कोई कानून नहीं बनाया। बता दूं कि 2023 में एडीआर की नेशनल इलेक्शन वॉच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में बीजेपी के सिटिंग एमपी एमएलएस का नंबर सबसे ज्यादा है। इसके बाद 1 मार्च 2024 को एक स्पेनिश व्लॉगर की ब्राजीलियन गर्लफ्रेंड ने इंस्टाग्राम पर बताया था कि इंडियन स्टेट झारखंड में 7 लड़कों ने उसके साथ रेप किया है। दरअसल ये कपल ऑल ओवर इंडिया एक बाइक राइड पर थे, पर उस रात ये लोग झारखंड में रुके थे। द डिप्लोमैट के हिसाब से बीजेपी एक हिंदू सुप्रीमिस्ट पार्टी है जो पेट्रियार्की में उलझी हुई है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ साल पहले टेक सेवी हिंदुत्व यूथ ने मुस्लिम औरतों को ऑनलाइन ऑक्शन करने के लिए बुल्ली बई और सुल्ली डील्स नाम के ऐप्स बनाए थे। 2021 में सेक्सुअल वायलेंस के केसेस 4,28,278 थे और 2022 में बढ़कर 4,45,858 हो गए। बात अगर विमेन एम्पावरमेंट की करें तो 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 8% विमेन्स को अपनी पार्टी का टिकट दिया था और प्रेजेंट में 15% ऑफ लोकसभा एमपीज एंड 13% ऑफ राज्यसभा एमपीज आर विमेन। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की गई और 648 करोड़ रुपए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलॉट किए गए, लेकिन इस पैसे का 56% एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी पर खर्च किया गया और सिर्फ 25% इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में दिया गया। इसके बाद 5वां सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन। बीजेपी के 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वह एजुकेशन पर होने वाली पब्लिक स्पेंडिंग को देश के जीडीपी का 6% कर देगी। साल 2004 से 2014 तक यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार में जीडीपी का सिर्फ 0.61% एजुकेशन पर स्पेंड किया जाता था और 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद साल 2024 तक सरकार ने पब्लिक स्पेंडिंग और कम कर दी और हर साल जीडीपी का मात्र 0.44% एजुकेशन सेक्टर पर स्पेंड किया, यानी कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसके अलावा अभी भी 25% स्कूलों में ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, अराउंड 60% में लाइब्रेरीज नहीं है और लगभग 93% स्कूल्स में कंप्यूटर्स नहीं है। इसके बाद मोदी सरकार ने मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण रख दिया और स्कूल चिल्ड्रन को न्यूट्रिशियस फूड देने का वादा किया, लेकिन कम फंडिंग मिलने की वजह से वादा पूरा नहीं हुआ। साथ ही साल 2017 से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में कई मेजर चेंजेस किए। 2022 में मुगल एरा और कास्ट सिस्टम से रिलेटेड रेफरेंसेस को कम कर दिया गया। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे बैन और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट में महात्मा गांधी की लैक ऑफ पॉपुलैरिटी के बारे में जो चैप्टर्स बताते थे उन्हें कट शॉर्ट कर दिया गया या फिर पूरी तरह से हटा दिया गया। इसके बाद साल 2023 में चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को भी हटा दिया गया। एक बार दिसंबर 2023 में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया था कि पिछले 5 सालों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 2622 बच्चों ने, शेड्यूल्ड कास्ट के 2424 बच्चों ने और अदर बैकवर्ड क्लासेस के 4596 बच्चों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ड्रॉप लिया है। साथ ही सरकार ने मुस्लिम स्टूडेंट्स की मौलाना आजाद फेलोशिप भी वापस ले ली है। साथ ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और एनएसओ सर्वे रिपोर्ट्स के कंपैरिजन से पता चलता है कि 2014 से 2018 के बीच प्राइमरी एजुकेशन की कॉस्ट 31% तक बढ़ गई है। हायर एजुकेशन की भी कॉस्ट इंक्रीज देखने को मिली है और प्राइवेट स्कूल की तो पूछो ही मत। आपको बता दूं कि इंडिया की टोटल 141 करोड़ पॉपुलेशन में से 37 करोड़ लोग 15 से 30 साल की उम्र के हैं,
ये वो एज ग्रुप है जहां या तो बच्चा हायर एजुकेशन करेगा या फिर जॉब करेगा या बेरोजगार रहेगा। अब इन 37 करोड़ में से 2019 में हमारी वर्कफोर्स का एवरेज साइज 11.45 करोड़ लोग थे। 2020 में ये नंबर 10.19 करोड़ हो गया और 2021 में 10.23 करोड़, जो कि 2019 के कंपैरिजन में 11% कम था। इसका मतलब है कि 15 से 30 साल के बीच के 22.64 करोड़ युवा सड़कों पर थे। फॉर एग्जाम्पल 2019 से बीटेक प्रोग्राम्स एनरोलमेंट में 10% की गिरावट आई है। इंडिया में शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन 16.3% है और उनका एनरोलमेंट 14.2% का है। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन 11.3% है और उनका एनरोलमेंट सिर्फ 5.8% का। फिर ओबीसी पॉपुलेशन 52% है और एनरोलमेंट 35.8% का है। इसके अलावा बचा हुआ 44.2% एनरोलमेंट दूसरी कम्युनिटीज से है। इसके बाद छठा सबसे बड़ा मुद्दा है हेल्थ केयर का। 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने रिकमेंड किया था कि पब्लिक हेल्थ पर सरकार को एटलीस्ट जीडीपी का 2.5% स्पेंड करना चाहिए। फिर 2014-15 में सरकार ने जीडीपी का 1.13% स्पेंड किया और 2022-23 में ये बढ़कर 2.1% हो गया। इसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक बहुत बड़ा सर्वे कंडक्ट कराया अबाउट व्हाट वोटर्स वांट और उससे पता चला कि जॉब्स के बाद हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स जनता का मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है। साथ ही एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, जो डायरेक्टली सैनिटेशन और हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, वो वोटर्स का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है। पिछले कुछ सालों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा मेडिकल नेग्लिजेंस और ओवर प्राइसिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। फरवरी 2018 तक एनपीपीए ने हॉस्पिटल बिल्स को एनालाइज किया और पाया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स, मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक्स पर 1737% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। फिलहाल सरकार का सारा फोकस आयुष्मान भारत स्कीम पर है। इस स्कीम का मोटिव प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है वो है सरकार का 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख फॉर फैमिली का इंश्योरेंस प्रपोजल। अंदाजा है कि इसमें लगभग 32 करोड़ इंडियंस को शामिल किया गया है और लगभग 88 करोड़ भारतीयों को छोड़ दिया गया है। इतने बड़े एक्सक्लूजन के बावजूद सरकार इसे दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बताती है। ये स्कीम कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर इंश्योरेंस डिलीवर नहीं कर पाई, बल्कि सिर्फ 11.9% एलिजिबल पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने पर फ्री ट्रीटमेंट मिला। आपको बता दूं कि इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद सिर्फ 3.5 करोड़ बेनिफिशरीज ने आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर ट्रीटमेंट कराया। बीजेपी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि उनकी सरकार ने एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस का नंबर बढ़ाकर 6 से 22 कर दिया है, मतलब 16 नए एम्स बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि इन 16 एम्स में से एक भी फुल्ली फंक्शनल नहीं है। ये 16 एम्स सिर्फ लिमिटेड ओपीडी और आईपीडी सर्विसेज ऑफर करते हैं। साल 2014 में इंडिया में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे और बीजेपी सरकार ने इनका नंबर बढ़ाकर 706 जरूर कर दिया, लेकिन कई नए कॉलेजेस में डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को पुराने भीड़भाड़ वाले हॉस्पिटल्स तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। साल 2022-23 में नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 246 मेडिकल कॉलेजेस पर सर्वे किया और उसमें पता चला कि सारे कॉलेजेस 50% टीचर अटेंडेंस भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। 2019 में मोदी सरकार ने ई संजीवनी नाम की एक टेली मेडिसिन सर्विस शुरू की, जो कि अब तक 19.3 करोड़ लोगों को सर्विस देने का दावा करती है। इस पर कई डॉक्टर्स ने कहा था कि डेली टारगेट्स को पूरा करने के प्रेशर ने उन्हें पर्सनली अटेंड किए गए पेशेंट्स को टेली मेडिसिन कंसल्टेशंस के रूप में दिखाने के लिए रिकॉर्ड्स में हेरफेर करने के लिए मजबूर किया। बता दूं कि हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1991 में भारत का डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो 1.2 डॉक्टर पर 1000 पेशेंट्स के पीक रेशियो पर पहुंच गया था, लेकिन जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी ये रेशियो घटकर लगभग 0.7 डॉक्टर्स रह गया। इसके बावजूद हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने एक बार पार्लियामेंट को बताया कि भारत का डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो 1 डॉक्टर पर 834 पेशेंट्स है, जो WHO द्वारा कराए गए लेवल से ऊपर है। मनसुख मांडविया ने ये रेशियो आयुर्वेदा, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स को इंक्लूड करके बताया था, लेकिन WHO और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे डॉक्टर ग्रुप्स अपनी कैलकुलेशंस में ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को इंक्लूड नहीं करते।
इसके अलावा बड़े शहरों में लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड केयर काफी बड़ा इशू है। खुद सरकार का कहना है कि मार्च 2022 से रूरल इंडिया के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में सर्जन्स, फिजिशियंस, गायनोकोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियंस की लगभग 80% कमी है। इसके बाद सातवां सबसे बड़ा मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का। आपको बता दूं कि मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया था कि 9 अप्रैल 2021 को चाइना ने कॉर्प्स कमांडर लेवल की लास्ट राउंड टॉक के दौरान हॉट स्प्रिंग्स, गोग्रा और डेप्सांग प्लेन्स में इंडियन टेरिटरी से अपने सैनिकों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया है। मीडिया ने यह भी रिवील किया कि हॉट स्प्रिंग्स और गोग्रा पोस्ट से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर चाइनीज PLA इंडियन टेरिटरी के काफी अंदर है। चाइना ने LAC से 18 किलोमीटर अंदर वाई जंक्शन तक हमारी टेरिटरी पर कब्जा कर रखा है। इसने मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड एयर स्ट्राइप यानी कि DBO दौलत बेग ओल्दी को भी खतरे में डाल दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी का चाइना को क्लीन चिट देना और ये कहना कि कोई घुसपैठ नहीं हुई थी शहीद सैनिकों का अपमान था और PM ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइनीज कंट्रोल जारी रखने में योगदान दिया। इस बीच चाइना हमारे पड़ोस में घुसपैठ कर रहा है। इसमें सबसे रीसेंट एग्जाम्पल तब का है जब प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू भारत की यात्रा से पहले चाइना का दौरा करने वाले मालदीव्स के पहले प्रेसिडेंट बने और हमारे करीबी सहयोगी भूटान की टेरिटरी में चीन की घुसपैठ भी जारी है। इसी के साथ राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सरेंडर मोदी कहा। एक साथ 5 मेजर नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने गलवान क्राइसिस की मिसहैंडलिंग करने के लिए PMO को क्रिटिसाइज किया। साल 2004 से 2014 तक सत्ता में रहने वाली अपोजिशन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वर्तमान में मोदी सरकार के कार्यकाल में 260% टेरर इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं और क्रॉस बॉर्डर आतंकवादियों की घुसपैठ दोगुनी हो गई है। कांग्रेस चीफ स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन की वजह से बॉर्डर पर अशांति और चिंताजनक असुरक्षित स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने पूछा कि क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान ने शहीद मनदीप और शहीद नरेंद्र सिंह जैसे हमारे जवानों के सिर काट दिए क्योंकि मोदी सरकार म्यूट स्पेक्टेटर बनी रही। इन 7 मुद्दों के अलावा भी 3 इश्यूज और हैं जो मोदी सरकार के रहते खतरे में हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा मीडिया की आजादी खतरे में है। स्वीडन के वी-डेम इंस्टीट्यूट ने इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया जो डेमोक्रेसी से बदतर है। साथ ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जगह 180 देशों में 161 पोजीशन पर है। पत्रकारों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। मीडिया हाउसेस बिके हुए हैं और भारत एक लेस लिबरल देश बन गया है। भारत में विजिट करते हुए लोकल थिंक टैंक्स ने बताया कि मीडिया के ऊपर सरकार का दबाव है और इसी वजह से कुछ न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने तो अपने रिसर्च एजेंडास ही बदल दिए हैं और अब ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस टेक पॉलिसी या बिजनेस मॉडल्स जैसे सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं जो मोदी सरकार को ज्यादा स्क्रूटनाइज नहीं करते। हाल ही में फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करने के बहाने मोदी सरकार ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक फैक्ट चेकिंग यूनिट का प्रपोजल रखा है जिस वजह से कई पत्रकारों को डर है कि इससे सेंसरशिप का स्कोप बढ़ जाएगा। अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, फेक मीडिया और ल्यूटियंस डेली मीडिया जैसी टर्म्स न्यूज चैनल्स पर उन लोगों के लिए फ्रीली यूज की जाती हैं जो सरकार की बातों से ताल्लुक नहीं रखते। मोदी सरकार के अंडर पत्रकार ईमानदारी से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जो मैसेज जनता तक पहुंच रहा है वो हाईली कंट्रोल है। साथ ही पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट नहीं की है। सिर्फ मंथली रेडियो शोज और सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने टारगेटेड मैसेजेस डिलीवर किए हैं। PM के कॉर्पोरेट फ्रेंड्स पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इंडिया के वेल्थिएस्ट बिजनेसमैन गौतम अडानी ने टीवी न्यूज नेटवर्क NDTV में मेजॉरिटी शेयर खरीद लिया है और बिलियनर मुकेश अंबानी नेटवर्क 18 को ओन करते हैं और CNN IBN को ओन करते हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट टारगेटेड BBC। फरवरी में इंडियन टैक्स अथॉरिटीज ने दिल्ली और मुंबई में BCC के ऑफिसेस पर रेड मारी थी और 3 दिन सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर पर कर चोरी का आरोप लगाया था। ये रेड तब मारी गई जब लगभग 1 महीने पहले BCC ने नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करने वाली एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी और 2002 में गुजरात में हुए एंटी नेशनल वायलेंस में उनकी जिम्मेदारी का आरोप लगाया था। 2002 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ सरकार ने BBC डॉक्यूमेंट्री की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग को भी बैन कर दिया था। फिर 2019 में सरकार ने 3 न्यूज़पेपर ग्रुप्स टाइम्स, ABP और हिंदू को इनकी क्रिटिकल स्टोरीज की वजह से एडवर्टाइजमेंट देना भी बंद कर दिया था। क्विंटिलियन मीडिया और US बेस्ड ब्लूमबर्ग मीडिया के जॉइंट वेंचर ब्लूमबर्ग क्विंट ने 3 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से लाइसेंस का इंतजार करने के बाद एक न्यूज चैनल बनाने के प्लान को टर्मिनेट कर दिया था।
इसके कंपैरिजन में सरकार के प्रति एक सिंपैथेटिक न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी को कुछ ही महीनों के अंदर लाइसेंस मिल गया। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में पत्रकारों का हैरेसमेंट 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के डेटा के हिसाब से 2014 और 2023 के बीच भारत में 36 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, जबकि कांग्रेस सरकार में ये नंबर 8 था। मोदी सरकार की क्रिटिकल कवरेज करने के बाद 2021 में दिल्ली में न्यूज लॉन्ड्री के ऑफिस को टैक्स ऑफिशियल्स द्वारा 2 बार सर्वे किया गया। रॉयटर्स के हिसाब से भारत के बिगेस्ट न्यूज़पेपर्स में से एक दैनिक भास्कर के ऑफिसेस पर जुलाई 2021 में 7 बिलियन इंडियन रुपीस की इनकम पर कर चोरी के आरोप में टैक्स अथॉरिटीज द्वारा छापा मारा गया था। दैनिक भास्कर ने एलिगेशंस को अपोज किया एंड आफ्टर दैट द केस इज गोइंग ऑन। इसके बाद एक बॉलीवुड फिल्म का सीन हुआ जब 3 अक्टूबर की सुबह पुलिस पत्रकारों के घरों में और ऑफिसेस में पहुंच गई। उनके लैपटॉप्स और मोबाइल छीन लिए गए। 40 से ज्यादा पत्रकारों से पूछताछ की गई, जिनमें देश के कुछ प्रोफिशिएंट न्यूज पर्सनालिटीज भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर न्यूज क्लिक के 76 साल के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्था को और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया। न्यूज क्लिक वेबसाइट पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को क्रिटिसाइज करती रही है। 2021 में भी जब इंडिया के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स को तोड़ने के आरोप में टैक्स अथॉरिटीज द्वारा इस पर छापा मारा गया था। इसके बाद पिछले 10 सालों में हिंदू और मुसलमानों के बीच डिस्क्रिमिनेशन और नफरत का बाजार चलाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स बढ़े हैं, जिन्होंने 2014 के बाद हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा चलाया है। मगर भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का मानना था कि पीसफुल सोसाइटी के क्रिएशन के लिए और पार्टीशन के बाद दूसरी ट्रेजेडी से बचने के लिए सेक्युलरिज्म जरूरी है। नेहरू ने भारत को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश करने वाले खासकर हिंदू ग्रुप्स को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। इसके बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में ये देश और ज्यादा पुरुषवादी हो गया है। पार्टी लीडर्स कई औरतों के लिए काफी मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स करते हैं। क्या आपको पता है कि रैलियों में जो इतनी जनता आपको दिखती है उसमें से आधे से ज्यादा लोगों को लालच देकर बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन कर रही थी तब यूनिवर्सिटी की तरफ से रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमें मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी ले जाया गया था, क्योंकि तब वहाँ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी आए हुए थे। वहाँ जब हमने कुछ महिलाओं से पूछा कि क्या आपको पता है आज यहाँ क्या होने वाला है, तो उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने बताया कि वहाँ उन्हें कुछ पैसे देकर लाया गया है। आपको बता दूं कि आज भी औरतों की ज्यादातर प्रॉब्लम्स के लिए पेट्रियार्की रिस्पॉन्सिबल है। थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन के हिसाब से विमेन के लिए इंडिया वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस प्लेस है। यहाँ सुपरस्टिशियस कल्चरल प्रैक्टिस है, सेक्सुअल वायलेंस है, ट्रैफिकिंग है एंड सो ऑन। वही पोल 2011 में कंडक्ट किया गया तो अफगानिस्तान, कॉन्गो और पाकिस्तान के बाद 4th रैंक इंडिया की थी। इसके अलावा एक मुंबई बेस्ड विमेन बीजेपी लीडर ने विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर स्मृति ईरानी के लिए कहा था कि उन्होंने दिखाया है कि यंग विमेन भाजपा में जगह बना सकती हैं, लेकिन पार्टी में हर एक विमेन को साइडलाइन करके। एक्चुअली मुझे वीडियो 19 अप्रैल से पहले अपलोड करनी थी, क्योंकि 19 अप्रैल को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मतदान हो चुका है, बट स्टिल 441 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर स्टिल लेफ्ट, सो मेक अ वाइज चॉइस। धन्यवाद। जय हिंद।